प्रति अपने मार्गदर्शकों के प्रति श्रद्धांजलि रखेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग 1 मिनट के लिए मौन धारण करें। अब मैं दीपक जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो पंचोली साहब का अभिनंदन करें। हो गया वहीं जा। और अब मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आनंद जी का अभिनंदन करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले अध्यक्ष महोदय से क्या वो कमान संभालें, और यदि आप पहले अपनी बात कहें उसके बाद फिर आनंद जी अपनी बात कहेंगे। आइए। आनंद जी और शशि शेखर जी और सभी साथियों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि 50 साल बाद जो सम्मेलन यहाँ हुआ था 50 साल पहले, उस समय ये हाल बहुत बड़ा था, इसमें पार्टीशन हो गया है। और जयप्रकाश जी यहाँ थे इसी मंच से, और इतना एंथुसियाज्म था, उत्साह था कि लोग सुनने आए थे, सड़कों तक फैले हुए थे और सड़कों पर लाउड स्पीकर लगाने पड़े थे। तो आज उसी हॉल के अंदर हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। और मुझे याद है 2 साल पहले एक मीटिंग में आनंद जी थे, तो स्वर्ण जयंती मनाने का जो सुझाव था वो आनंद जी ने ही दिया था। 2 साल पहले इन्होंने कह दिया था कि भाई ये 25 में अप्रैल में 50 साल पूरे होने के बाद सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का गोल्डन जुबली मनाना चाहिए। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस सुझाव को रखा और हम सब लोगों ने मिलकर उस सुझाव को कार्यान्वित किया। जहाँ तक अब आनंद जी बोलेंगे राजनीतिक स्थिति पर, मैं कुछ ज़्यादा अपना मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आज की जो स्थिति है, जो हम अपने इतिहास को अगर हम देखते हैं, पिछले इतिहास को, वो जो हमारा आज़ादी के लिए जो एक संघर्ष था, फ्रीडम स्ट्रगल, जो गोखले से लेकर और दादा भाई नौरोजी से लेकर और गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना अब्दुल कलाम, ये सब लोगों ने जो उस समय वो क्या उनके सामने क्या सोच था, जो विदेशी, जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में ये बात उठती थी अखबारों में कि भाई आप लोग तो डिवाइडेड हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हिंदुओं में कई जातियां हैं, कोई सिख हैं, तरह तरह के आप लोग बटे हुए हैं, आप कैसी आज़ादी मांगते हैं, आप कौन सा देश बनाएंगे, किसका देश होगा ये। तो उस समय दादा भाई नेहरू जी हों, गोखले हों, उनका एक जवाब होता था कि हम एक ऐसा देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक होंगे, किसी के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक ऐसा, ये हमारा देश ऐसा होगा जो जिसमें सबके अधिकार समान होंगे। तो ये हमने, और क्योंकि ये हमारा जवाब था, जो दुनिया से जो बातें उठ रही थी, या दूसरे देशों के लोग या अंग्रेज जो ये सवाल करते थे, उनको ये जवाब था कि हमारा देश तो एक ऐसा होगा, सेकुलर होगा, जिसमें सब समान होंगे। तो उस देश को, ऐसे देश को बनाने के लिए ये जो 100 साल का संघर्ष का चला,
वो इस देश को बनाने के लिए, ऐसा देश बनाने के लिए, और जो संविधान बना, जो आज हमारे लोकोर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की है, तो वो संविधान एक संविधान ही नहीं है, बल्कि हमारा जो जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जितना भी हमने उसके अंदर अब बलिदान दिया है, उस सब का निचोड़ है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में आया है जो वैल्यूज़, जिस वैल्यूज़ को हम कहते थे कि ये हमारी वैल्यूज़ होंगी जब हम आज़ाद होंगे, उस वैल्यूज़ के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की। जो लोग जिन लोगों ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में कोई सहयोग नहीं किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, वही लोग इसको इस प्रकार की, वो ऊपर से तो कहते हैं, पहले तो वो खुलेआम कहते थे हमको ऐसा संविधान नहीं चाहिए, इसको बदलना चाहिए, अब झंडा अपना यहाँ भगवा झंडा लगना चाहिए, तिरंगा नहीं लगना चाहिए, खुलेआम कहते थे। जब उन्होंने देखा कि जनता इसको स्वीकार नहीं करती, तो फिर उन्होंने मान लिया, हाँ हम तिरंगे को भी मानेंगे, हम संविधान को भी मानेंगे, हम, और उसके आधार पर जनता को धोखा दे करके वो सत्ता में आए हैं, और अंदर से आकर के इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो संविधान को किस तरीके से एक बिना किसी इनफेक्टिव इसको बना दिया जाए, वो लोको साहब ने बहुत डिटेल में रखा है। तो हमारे सामने स्थिति ये है, जो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से हम हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के मूल्य हैं, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य हैं, जो पिरोए गए हैं इस संविधान के अंदर, उसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ये हमारे सामने, इस पर हम विचार करेंगे। आज भी ऐसे विषय हैं हमारे विचार विमर्श के लिए, कल भी हैं, और उसके लिए कार्यक्रम भी बनेगा। तो मैं अभी अनुरोध करूंगा आनंद जी से कि वो अपना जो इस आज की स्थिति पर प्रकाश डालें। आनंद जी। हम लोगों के नायक और आज के इस ऐतिहासिक संवाद के दूसरे सत्र के अध्यक्ष आदरणीय PND पंचोली जी, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षकों के नायक और आज की इस आयोजन समिति के प्रमुख स्तंभ भाई शशि शेखर जी, हमारे अध्यक्ष और पिछले 50 साल से अमेरिका से लेके धारवाड़ तक मैत्री निभाने वाले भाई अंजलिया हिरेमत जी, आप में से अधिकांश लोगों से हमारा व्यक्तिगत परिचय है, लेकिन आप सबको एक ताज़ा संबोधन में समेटने तो समय बचेगा। मैंने ये निवेदन किया है, ये जो सत्र है इतनी आम बात के बारे में है, इसमें बहुत भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव है। हम सब राजनीतिक तौर पर सजग लोग हैं, सरोकारी लोग हैं, सक्रिय लोग हैं। तो आज की राजनीति का जो संकट है, जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, इसके बारे में कोई अलग से विशेषज्ञ कोई नई बात कह सकेगी या कह सकेगा, बड़ा मुश्किल है। मैं निवेदन नहीं किया कि 20 मिनट में बात पूरी हो जाए, लेकिन मुझे ये आपको बताने का लालच है, ये जो स्वर्ण जयंती सम्मेलन हो रहा है, ये एक दूरदर्शी नायकों की पीढ़ी का लगाया हुआ पौधा आज 50 वर्ष का हो गया। भारत में दो बातें एक साथ होती हैं। एक तो जब हमारा उत्साह बढ़ता है तो हम लोग इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं और एक संस्था बना लेते हैं, और संस्था बनाने के बाद ही वो संस्था क्षणजीवी होती है। उस संस्था के बाद उसकी अगली बैठक कब होगी, और बैठक होगी तो एक संस्था में 3 गुट होंगे कि 13 गुट होंगे, ये सब यहाँ का संकट रहा है। लेकिन अगर पवित्रता रहे आपके उद्देश्य में, तो आपका लगाया पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है।
सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी या नागरिक समाज ऐसी एक संस्था है जो इस देश के सार्वजनिक जीवन में अब तक के सबसे पारदर्शी, सबसे निस्वार्थी और सबसे मजबूत नायक जयप्रकाश नारायण जी का लगाया पौधा है। और इसमें उनको जस्टिस तारकुंडे, जस्टिस छागला, प्रोफेसर जॉन, कुलदीप नायर जैसे लोगों का सहयोग मिला था। वो बड़े सौभाग्यवान थे। जयप्रकाश जी ने आदमियों को पहचानने में गलती नहीं की थी, संस्थाओं को बनाने में तो और दूरदर्शिता दिखाई। इसीलिए एक तो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक सदस्यों में से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, पांचोली जैसे, और अभी हाल में उनकी बनाई एक और संस्था छात्रवाद संघर्ष वाहिनी से जुड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के कम से कम 2 दर्जन लोग यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा जो संस्थाएं जो जयप्रकाश जी के लिए आश्रय बनी, उन्होंने जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में अपना विकास का सर्व सेवा संघ, गांधी विद्या संस्थान, गांधी स्मारक निधि जैसी विशुद्ध सर्वोदय आंदोलन की संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ हैं। दूसरे समाजवादी आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन, रायवादी आंदोलन, इसके भी लोग यहाँ पर हैं। ये बहुत अच्छा सम्मेलन, बहुत अच्छा समागम है। इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। इस हाल की कम सभाएं ऐसी हैं कि जहाँ शुरू से लेकर आखिर तक सब कुर्सियां भर जाएं। जो लोग नहीं आते उनके बारे में हम लोग कहते थे वो घर ही से अपना समर्थन हमको दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं क्योंकि ये लाइव भी, ये नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है। तो पूना से आए हुए क्षितिज और ग्वालियर से आए हुए रणधीर की मदद से ये लाइव भी हो रहा है। कई लोग अपने अपनी जगह से इसको देख भी रहे हैं, लेकिन जो यहाँ हो रहा है ये बहुत गंभीर पहल है। क्या है राजनीतिक स्थिति इस समय देश की? अभी हम लोगों ने एक चुनाव संपन्न किया। चुनाव में पूरे जोश खरोश से सरकारी पार्टी लड़ी, उसके समर्थक लड़े, विरोधी पार्टियों का गठबंधन बना और बहुत उत्साह के साथ जनता ने चुनाव में हिस्सेदारी की। और परिणाम भी ऐसा हुआ जो अपेक्षित था। सरकार की तरफ से नारा था इस बार 400 के पार, लेकिन लोगों ने कहा कि इस बार हमारा दिल्ली पहुंचना मुश्किल होगा। तो 2 बैसाखियों के बल पर एक सरकार चल रही है। एक तरफ तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश से बैसाखी खरीदी गई है चंद्रबाबू नायडू जी, और दूसरे बिहार की बैसाखी लगी है भाई नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। और जो बाकी लोग हैं, चुनाव में पराजित होने के बावजूद उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियां थी वो तो हमारे पक्ष में थी, तुमने घपला किया, तुमने धोखा किया। तो इस चुनाव की वैधानिकता को लेकर के बड़ा संदेह है, ईवीएम मशीन को लेकर खासतौर पर। लेकिन जो संकट है वो ज्यादा गहरा है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था का संकट इसको मानिए। 2 बड़े बदलाव हुए हैं पिछले 75 साल में, पिछले 30 साल में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया वो संकट। देखिए, गांधी जी जहाँ रहते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम का हेडक्वार्टर था, उसका नाम था सेवाग्राम। जहाँ भारत रत्न भगवान दास रहते थे, उनका घर का नाम था सेवा सदन। एक और बड़े समाज सेवी थे जिन्होंने आज अखबार बनाया, ज्ञान मंडल बनाया, काशी विद्यापीठ बनाया, श्री प्रसाद गुप्त, उनके घर का नाम था सेवा सदन, सेवाश्रम। सेवा शब्द केंद्रीय था भारतीय राजनीति में 1947-48 तक। सेवा यानी राजनीति, राजनीति यानी सेवा। आपको क्या मिला राजनीति से? तो इसका उत्तर राष्ट्रीय आंदोलन के लोग खुल के कहते थे, देश आजाद हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको क्या मिला? हम क्या पाने के लिए निकले थे? हम देश को आजाद कराने के लिए निकले थे, देश आजाद हो गया। सेवा। अब ये पिछले 75 साल की स्वराज यात्रा में सेवा वाला जो पक्ष था वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। अभी भी राजनीति में लोग सेवा भाव से हैं, ऐसा नहीं है कि सेवा भाव खत्म हो गया, नगण्य हो गया, लेकिन महत्वहीन हो गया, ये तो साफ है। और हर चुनाव के साथ सेवा की जगह कुछ और तथ्य, कुछ और फैक्टर आने लगे। उसमें सबसे बड़ा पक्ष है इस समय सत्ता। पहले सेवा की साधना करना था, अब सत्ता की साधना करना। तो ये जो सत्ता की करवट आई है, इसमें राजनीति का मतलब है चुनाव लड़ना,
चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव जीतना। हारने के लिए कौन लड़ता है भाई? और चुनाव जीतने के लिए तन मन धन से लगना है। और धीरे धीरे देखते देखते मौसम इतना बिगड़ गया है कि चुनाव के लिए पहले पार्टियां उम्मीदवार खोजती थी, उनको साधन भी देती थी, संगठन भी देती थी। अब उम्मीदवार पार्टियां खोजते, एक साथ 3 पार्टी में दरखास्त डाल दिया, एक क्षेत्रीय पार्टी में, 2 राष्ट्रीय पार्टी। हर जगह का अलग अलग रेट है, जहां आपका सिक्का चल जाए, जहां आपकी लॉटरी निकल जाए। तो उसमें अब उसका एक तरह का बाजारीकरण हो गया है चुनाव का। ये बहुत खतरनाक बात है। लोकतंत्र और बाजार साथ बढ़े हुए हैं, लेकिन बाजारीकरण और राजनीति, वो भी भारत जैसे असमानता और अभाव से पीड़ित देश के लिए बड़ी खतरनाक थी। ये बी.आर. पाटिल वहां कोने में बैठे हैं, सफेद टोपी लगाए हुए, हमारे साथ पदयात्रा में थे 1981 की पदयात्रा में, चंद्रशेखर जी की। और ये वहाँ के नागरिक समाज के भी नायक हैं और किसान आंदोलन के भी नायक हैं। ये एक बार बंगलोर एक कोई कार्यक्रम था, हम लोगों को बुलाया था, तो जहाँ हम लोग गए किसी बड़े नेता से मिलने, आजकल वो बड़े पद पर हैं, उनका हृदय का सर्जरी हुई थी, तो मुलाकात के लिए गए थे। वहाँ और लोग गए थे मिलने, उसमें कई विधानसभा के उम्मीदवार थे। वो आपस में चुगलबाजी कर रहे थे कि पिछली बार कितना लगा, इस बार कितना लगेगा। तो एक को जिसको बेचारा गरीब टाइप था, जिसको सब मजाक कर रहे थे, अरे इनका 5 करोड़ लगा, पूछिए नहीं से 5 करोड़ इस बार कितना लगेगा। मैं भी थोड़ा चुगलबाजी में शामिल हो गया, मैंने कहा किस बार कितनी तैयारी? कहा सर 10 करोड़ से कम में कहा। विधायक का चुनाव 10 करोड़ में? ये बंगलोर की कहानी है, जहां अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। कुछ पार्टियों में तो जितना पैसा दीजिए उतना आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। हमने भी एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की थी, उसमें भी पैसा। ये जो इसमें हमारे जो मार्क्सवादी मित्र कहते हैं इसमें क्या नई बात है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी जनतंत्र में पूंजी ही तो चलेगी। ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी है, तो मार्क्सवादी तो इसको बुर्जुआ डेमोक्रेसी करके सोने चले जाते हैं। और उसके बाद तो दूसरे लोग हैं वो छिपाते हैं। वो जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा ईमानदारी का इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं आप, ये व्यवस्था ऐसी है कि पहले दिन से ही झूठ बोलना पड़ता है। जैसे ही चुनाव हम जीते, हमको एक दाखिल देना पड़ता है, एक बयान देना पड़ता है कि हमने अपना चुनाव जो खर्च की सीमा है उसी में चुनाव जीता है। हमने उसे दस्तखत कर दिया, और मैं खुद जानता था कि मेरा उससे कई गुना ज्यादा खर्च हुआ था, और खर्च न करता तो हार जाता। एक बार मैं हार भी चुका था, तो मुझे हारने का बड़ा अनुभव है। तो जब सदन के अंदर हमारा प्रवेश ही झूठ के आधार पर होता है, तो जो बात आज जस्टिस लोकुर ने कही, संवैधानिक नैतिकता, जिससे आप घर में, बहुत सारे घरों में जूता बाहर निकालने की प्रथा है, मंदिर में मस्जिद जूता बाहर निकालने की प्रथा है, वैसे ही नैतिकता की जूती आप पहले बाहर उतार दीजिए, तब आप इस सदन में प्रवेश करें। ये दलों का संकट नहीं है, व्यवस्था का संकट है, ये सिस्टमिक क्राइसिस। और सिस्टमिक क्राइसिस का सारांश ये है कि पहले राजनीति का अर्थ सेवा था, सेवा के साथ संघर्ष था, त्याग था, सहयोग था, कई चीजों से साथ जुड़ी, लेकिन मूल तत्व सेवा था। आज राजनीति का मूल तत्व सत्ता है। अगर सत्ता नहीं है तो राजनीति बेकार है। तो जैसे आप मेले में जाते हैं, बाजार में पैसा जितना उस हिसाब से कुछ खिलौना खरीदना है, इस दुकान गए, उस दुकान गए, 4 दुकान का आपने सर्वे किया, जहाँ सबसे कम पैसे में सबसे अच्छा माल मिले उसे ले लिए। ये एक महत्वपूर्ण संकट है जो हमारी स्वराज यात्रा का परिणाम है, हमारे लोकतंत्र निर्माण का परिणाम है। ये पूंजीवाद का परिणाम नहीं है, ये भारत का, इंडियन जीनियस का परिणाम है। अब हम लोग की हालत क्या है, न उगलने लायक है, निगलने लायक। जब इमरजेंसी लगी थी तो हम लोगों का सबसे बड़ा सपना क्या था कि किसी तरह से चुनाव हो जाए, और ये बात जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सारे देश ने स्वीकार भी की थी।
तो अगर ये जनतंत्र चलना है तो चुनाव चलना है, चुनाव चलना है तो चुनाव के साथ जो जितनी बुराइयां हैं सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आपको दोपहर में खाना खिलाएंगे जब दीपक ढोलकिया जी और शशि शेखर जी, तो खाने में अगर दाल में मक्खी गिर गई तो क्या करेंगे आप? अरे भाई दाल बदलो जी। नहीं, अगर भारत में जनतंत्र के साथ जीना है तो दाल की मक्खी खानी पड़ेगी। ये जितने सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं, कई हमारे मित्र भी हैं, परिचित भी हैं, दोस्त कहना मुश्किल। राजा जब दोस्त राजा बन जाए तो उसको दोस्त नहीं कहना चाहिए। वो कृष्ण थे कि निभा लेगा, ये नहीं निभा पाएंगे। तो परिचित तो कह सकते हैं। वो लोग किस किस तरह की हरकतें करके सत्ता में बने हुए हैं ये वो जानते हैं या हम जानते हैं। तो ये कैसे हम लोग सुधारें? सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी शुरुआत से ही ऐसी संस्था थी जो निर्दलीयता का आग्रह करते हुए, निष्पक्षता का आग्रह करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित लोगों का एक मंच बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम व्यक्ति निर्माण, तब बचा तो दल निर्माण, तब बचा तो सूबा निर्माण और तब राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण बहुत दूर चला गया, इसलिए बहुत सारे लोग राजनीति में नई पीढ़ी को रुचि नहीं लेते हैं। ये दूसरा संकट है कि जिनके लिए लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के प्रति उदासीन हो रहे हैं। जैसे अगर हम अक्सर जाते हैं विश्वविद्यालय में बोलने के लिए, तो एक नारा उनका इम्तहान लेने के लिए देते हैं कि भाई एक नारा हमको रास्ते में याद पड़ा, पूरा नहीं याद पड़ा, याद कराइए हमको। क्या है तुमको नारा याद नहीं पड़ा, बताओ कौन सा नारा, हम बताएं। हम कहते हैं एक नारा है, गली गली में शोर है सारे नेता, इसके आगे तुमको याद नहीं पड़ रहा है। तो भीड़ वहां से कहती है गली गली में शोर है सारे नेता चोर है। आनंद मित्तल जी ने बहुत धीरे से कहा, आप लोगों ने संकोच में शिष्टाचारवश नहीं कहा। लेकिन अगर नेता शब्द का उद्गम देखें भारतीय राजनीति, नेताजी किसको कहा गया? तो सुभाष बोस को कहा गया। तो राजीव गांधी के लिए लगा था कि वो डब्बे में से भीड़ लगाया था और अब राष्ट्रपति भवन में से जरूर निकाल के सारे पत्रकार। तो नेता मतलब इस देश में सर्वोच्च साहसी, सर्वोच्च त्यागी, सर्वोच्च बलिदानी, सर्वोच्च ज्ञानी। नेताजी मतलब सुभाष बोस। आज हर नुक्कड़ पर नेता खड़े मिल रहे हैं और राजनीति का कोई आधार नहीं दिखाई पड़ रहा। नैतिकता और राजनीति, जैसे पहले कहते थे कि व्यापार और ईमानदारी में साथ नहीं हो सकता, ईमानदारी करिए व्यापार करिए, वैसे आप कहते हैं कि राजनीति और नैतिकता, राजनीति और सिद्धांत, इसका संगम नहीं। सिद्धांत निभाइए तो राजनीति छोड़ दीजिए और राजनीति करना सिद्धांत छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ा संकट है कि नई पीढ़ी को राजनीति से कैसे जोड़ा जाए, गरीबों को राजनीति से कैसे जोड़ा जाए। गरीब भी ये मांगने लगा है, ये पूछने लगा कि इसमें हमारे लिए क्या है। आज तो हमारा चुनाव पाके नेता बन जाएंगे, दिन दूना रात चौगुना कमाएंगे, 10 उंगली घी में रहेगी, सिर कढ़ाई में रहेगा, हमको क्या मिलेगा। तो गोवा में मैं रहता हूँ आज के 4-5 वर्ष से। तो गोवा में पुरानी पार्टी थी, वो चाल चरित्र चेहरा नया देना चाहती थी। तो उसने पहले शुरू के चुनाव में 2000 पर वोटर कर रखा था, इस बार 5000 कर दिया। तो उस पार्टी का मुकाबला करने के 2 नई पार्टियां आई, बच्चा पार्टियां, एक बंगाल की आई थी, एक दिल्ली की आई थी। उन्होंने 5000 का रेट बदल दिया, 10,000 कर दिया। अगर आपके घर में 3 वोट है तो 30,000 रुपये लिफाफे में। इन गरीबों की अपनी कुछ मर्यादा होती है। तो हमारे घर जो मदद करती हैं खाना वाना बनाने में, उनसे पूछा क्या हुआ, कहा कि पहले बीजेपी वाले आए थे, हमारे घर में 3 वोट है, उनको 15,000 रुपया दे गए, तो उन्होंने कहा तुम्ही को वोट देंगे। फिर ये 2 नई पार्टियां, एक बंगाल वाली और एक दिल्ली वाली, वो 10,000 ले आए तो 30,000 दे रहे थे। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा तुम्हारा है, लेकिन अभी तो हम अपने वचन हार गए हैं, अगली बार थोड़ा पहले आना, वोट तुम्ही को देंगे। वोटर भी ये मांग रहा है। ये दिल्ली में हुआ, महिलाओं को 1000 देंगे ऐसा कहा सरकारी पार्टी ने। तो विपक्षी पार्टी जो पहले इस तरह के कार्यक्रम करती, रेवड़ियां बांटना, उसने कहा हम 2,500 देंगे। किसानों को पिछली बार इसी जो सरकार मौजूदा चली 6,000 रुपया एक सम्मान राशि के नाम पर बैंक खाते में गया था। एक किसान का बेटा हमारा मददगार कर, हमने पूछा क्या होने वाला, क्या होने वाला, पहले से तय हो गया, उनका पैसा आ गया, उन्होंने अपना वचन पूरा कर लिया, हम लोग कांग्रेस को उनको वोट देंगे, कमल कुछ वोट देंगे। ये लोकतंत्र का पूरी तरह से एक
इसका चरित्र हनन है, लोकतंत्र का हनन है। लेकिन मैं जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है या मर गया, अस्वस्थ है, आईसीयू में है, यहाँ तक मैं कहने को तैयार हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, श्रीलंका को देखता हूँ, बांग्लादेश को देखता हूँ, तो हम कहते हैं ये तो बड़ी दुर्गत हो सकती है, अभी और पतन हो सकता है। जैसे कि सेना का पक्ष है, हम सेना के पक्ष के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में हत्याएं तो शुरू हो गई। इंदिरा जी की हत्या हुई, शर्मनाक, राजीव जी की कायराना हत्या हुई, उससे पहले गांधी जी की हत्या हुई। लेकिन सेना का सदुपयोग, का दुरुपयोग नहीं, तो सेना के रिटायर्ड जनरल को टिकट देने तक तो बात पहुंच गई है। लेकिन हमारी सेना आ जाए तब हमारा क्या हो? तब तो हम जितने लोग हैं, यानी भाजपा को भी शामिल करके एक मोर्चा बनाना पड़ेगा। तो संकट की चर्चा करते समय कोई सावधानी की जरूरत है, और समाधान की चर्चा करते समय तो और सावधानी की जरूरत है। इसीलिए मुझे आज बहुत खुशी हुई कि जस्टिस लोकुर ने कहा कि 1974, 50 साल पहले जो जस्टिस ताकुर ने कहा, जयप्रकाश जी ने कहा, चुनाव सुधार और जनता कमेटियां ये आज के समाधान के रूप में भी शामिल होना चाहिए। तो आज का जो संकट है वो ये 3 संकट हैं। एक तो लोग सरोकारी नहीं रह गए, हमसे क्या मतलब? चंद्रशेखर आजाद तो क्या मतलब था, अपनी जवानी में जान दे दिया। भगत सिंह को क्या मतलब था, गांधी जी को क्या मतलब था, हमसे क्या मतलब? अगर मतलब है मान लीजिए, तो दूसरा सवाल होता है कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करें? कोई मंच बताइए, कोई समय। अभी आज एक आदमी ने उनसे पूछा, बड़े बहादुर आदमी है, नरेंद्र मोदी के नाक में इन्होंने तेल डाल दिया, इनको पर्चा नहीं भरने दिया, इनका चुनाव का पर्चा बनारस से नहीं भरने दिया। वो हमसे पूछ रहे थे कि आगे की राजनीति के लिए क्या करें, किस पार्टी में ज्वाइन करें। हम हक्का बक्का, हमने कहा इनको मैं क्या बताऊं। हमने कहा अगर चुनाव लड़ना है तो इन पार्टियों के बारे में सोचिए, चुनाव नहीं लड़ना है तो इन पार्टियों की कोई खास भूमिका नहीं है। MIT का एक शोध हुआ है, PhD मिली, एक भारतीय लड़के ने रिसर्च किया, भारत की 45 बड़ी पार्टियों का अध्ययन किया, 45, और उसने पाया कि 45 में 43 पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं। खाली 2 पार्टियां उन्होंने पाया उस समय जब अध्ययन किया था, एक भारतीय जनता पार्टी, एक CPIM। बाकी सभी पार्टियों का नेतृत्व और निर्णायक मंडल ये सब परिवार का था। तो ये जब पूरा पैटर्न बन गया है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो यात्रा चली थी 1905 से 1857 से आज कहाँ तक पहुँची है। मैं भारतीय जनतंत्र के नवनिर्माण के लिए लगे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ये अधूरी बात बताई जाती है कि जनतंत्र के 4 खंभे हैं। क्या क्या 4 खंभे स्कूल में पढ़ाया गया है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और मीडिया है। नहीं, 4 खंभे नहीं, 7 खंभे हैं भारत के जनतंत्र के लिए। 3 खंभे और कौन कौन से हैं? 3 खंभे और हैं। नागरिक संगठन, जिसको हमारे प्रधानमंत्री टिकोटी काटते कहते हैं, झोले वाले। ये जो नागरिक संगठन है, जिसको जस्टिस लोकुर ने भी पहचाना, ये जयप्रकाश के जन समिति जैसे हैं, जनता कमेटी जैसे हैं नागरिक संगठन। एक 6ठा खंभा है राजनीतिक दल। कई हजार राजनीतिक दल बन गए हैं भारत में। जो लोग हर चीज को अमेरिका और इंग्लैंड के चश्मे से देखते, कहते इतनी पार्टियां तो जनतंत्र की बुराई है। हमको लगता है कि जनतंत्र में जितनी पार्टियां बनी हैं, ये सब राजनीति के लोकतांत्रिकरण की दिशा में योगदान कर रही हैं। वो जो आदमी है या औरत है जो चुनाव लड़ा एक छोटी मुट्ठी भर की पार्टी से और 3000-2000 वोट मिला, चुनाव तो नहीं जीता, अगले 20 साल नहीं जीतेगा। लेकिन चुनाव के बाद का जो 364 दिन का समय है, उसमें उसकी भूमिका है। वो अपना एक कार्ड छपाता है, विजिटिंग कार्ड, विधानसभा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, और जब DM के यहाँ जाता है तो एक प्रोफेसर जाए और एक उस भैया नेता जाए, इसको पहले DM बुलाएगा। प्रोफेसर अरे छोड़ो, भगाओ उसको, परसों बुलाना, क्या करेगा?
और ये छुटभैया नेता, अरे बहुत झंझटिया से 15 आदमी हैं, खड़े हो जाएंगे चौराहे पर, बड़ी ऐसी तैसी करेंगे, उतना देंगे, जल्दी बुलाओ जल्दी निपटाओ। ये जो राजनीतिक दल छोटे छोटे बनते हैं चुनाव के मौके पर, कोई राजभरों की पार्टी है, कोई ब्राह्मणों की पार्टी है, कोई यादवों की पार्टी है, कोई आदिवासियों की पार्टी है, इनका अपना योगदान है। तो ये छठा खंभा है, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। एक सातवां खंभा है जो विश्वविद्यालय और अध्ययन केंद्र, ये जो थिंक टैंक जिसको कहते हैं, नॉलेज बॉडी, जानकारी का, वो कबीर के वंशज। उन्होंने अध्ययन किया गरीबी बढ़ रही है घट रही है, औरतों पर हिंसा बढ़ रही है घट रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है घट रहा है, उसका उससे व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो सत्य के साधक हैं, सत्य के रक्षक हैं। तो लोकतंत्र के सुधार के लिए 4 नहीं 7 खंभों को मजबूत करने का काम करना है। विधायिका को ठीक करना है, तो सही बात है, कार्यपालिका को सुधारना है, न्यायपालिका को बचाना है, मीडिया को बेहतर बनाना है, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं इन पर भी ध्यान देना है, जो नागरिक संगठन है इनको भी मजबूत बनाना है, और जो विश्वविद्यालय, क्या कारण है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेके आरएसएस तक सब आजकल हर विश्वविद्यालय कॉलेज को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कारण? नौकरी के और भी बहाने हो सकते हैं और मोर्चे खुल सकते हैं। इन विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर्स बड़े महत्वपूर्ण माध्यम हैं सत्य की निगरानी के, सत्य के साक्षात्कार के। एक बात तो मुझे ये कहनी थी कि सरोकार घट रहा है, सत्ता की जगह, सेवा की जगह सत्ता आ गई है। सत्ता जाएगी नहीं, लेकिन सत्ता के अलावा सेवा का भी जगह स्थान होना चाहिए। इसलिए मैं आपकी तरफ आशा की निगाह से देखता हूँ। आपके राजनीतिक यात्रा में नागरिक धर्म को निभाने के लिए चुनाव हो न हो, यह अलग बात है, लेकिन देश हो, समाज हो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और आपको नहीं अंदाजा कि आपका कितना वजन है। आप अगर एक आलोचना लिखते हैं सोशल मीडिया में या पोस्ट कार्ड डाल देते हैं, तो उनके विरोधी जो बोलते हैं उस पर उतना डरते नहीं हैं। ये जो निष्पक्ष नागरिक है उसका जब पोस्ट कार्ड आता है तो बहुत डरते हैं। वो कहते हैं अरे बड़ी गाली पड़ रही, किसको गाली पड़ रही? अरे वो पोस्ट कार्ड पे किसी ने हमको द्वितीयरवा से ऐसा ऐसा लिख दिया, या सीधी से लिख दिया, या भागलपुर से लिख दिया। वो बहुत घबराते हैं। ऊपर से वो ऐसा चेहरा बनाते हैं, नकाब ओढ़े रहते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। 100 दिन का आंदोलन किया, सर्व सेवा संघ बचाओ आंदोलन में, वो नहीं मिले। अंदर हर दिन उनके गले पर गांठ हमारी पड़ती चली गई। 45 दिन लद्दाख से लेके पैदल चल के आए, यहां नहीं मिलेगा। इनको मालूम है कि उन्होंने पाप किया। मणिपुर में 2 बरस, मैंने इनसे कहा था कि 15 मिनट हो जाए तो बात खत्म करने के लिए संकेत करिए, तो मुझे बात समझ। मणिपुर में 2 बरस भारत रोता रहा, भारत माता चित्कारती रही, और उस नालायक मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। और तब हटाया जब गिनती देश की पूरी हो गई और कहा देश ने कि मणिपुर में तुमने जो किया वो गैर जिम्मेदाराना था। अभी मणिपुर तक नहीं पहुंच पाए। तो जो दूसरी बात है वो ये कि एक हम अधूरे जनतंत्र के साथ जी रहे हैं, डेफिशिएंट डेमोक्रेसी। यहाँ 7 संकट है। एक तो विकास का संकट है, पानी, बिजली, सड़क, ये विकास नहीं भाई, तो अनिवार्यता है, आवश्यकता है, बुनियादी जरूरत है। मैं भी जयपुर था पिछले हफ्ते, वहाँ 100 बरस पुराने, 100 बरस पूरा कर चुके एक समाजवादी हैं, श्री पंडित रामकृष्ण। उन्होंने पूछा आजकल पंडित जी क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आजकल मैं भरतपुर में सिंचाई की योजना को लेके एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा 100 बरस का आदमी और गांव में पानी के लिए लड़ रहा है, न विधायक है न सांसद है। इनका अपना महत्व है विकास का। इसके बाद दूसरा संकट है वो है सुशासन का। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कलेक्टर समय पर दफ्तर में आए, डॉक्टर दफ्तर में आए, हमारे जो अधिकार हैं वो पूरे किए जाए, और नागरिक इसके लिए समझौता करने को तैयार नहीं है। फिर पार्टियों के अंदर जनतंत्र एक मिजाज के तौर पर जितने नेता आज हैं ये इनमें से कई विश्वविद्यालयों से निकले हैं, और विश्वविद्यालयों में छात्र संघों से निकले हैं।
सीपीएम से लेके एबीवीपी तक, बीजेपी तक। तो इन्होंने पहला काम ये कि शासन ही खत्म कर दी। या शासन अगर है तो करोड़ों का चुनाव का बजट लगता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का शासन है, बड़ी लड़ाई के बाद बना था, लेकिन आज वो बेमतलब का हो गया, क्योंकि वो चुनाव में खुल के पैसे का, जाति का और बाकी सबका इस्तेमाल होता है। तो लोकतंत्र के लिए ताकत कहां से आई? मैं अपनी बात खत्म करते समय दो सवाल आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं आगे क्या करें। इतना बड़ा देश है, साधन बहुत कम है। अभी आपने 200 रुपया दिया डेलीगेट फीस, और आपके झोले में एक फार्म होगा मेंबरशिप का, उसको ही भर के कितने लोगों ने जमा कर दिया फार्म? नहीं जमा करिए तो अपना कर दीजिएगा, आप लोगों ने कर दिया, बाकी कर दीजिएगा। क्योंकि ये एक कौमुली, जैसे पूरे घर में रोशनी जलाने की जरूरत नहीं, एक मशाल काफ़ी है रोशनी के लिए। एक सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी काफ़ी है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी साधन संपन्न तो हो। हम लोग जाना चाहते थे मणिपुर, लोग जाने को तैयार थे, लेकिन मणिपुर जाने आने 4 दिन के दौरे का किराया करीब प्रति व्यक्ति करीब 70-80 हज़ार रुपया हो रहा था। पैसा नहीं हो पाया। हमारी आंख के आगे एक घटना हो रही थी, हम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कुछ साधन देने में मदद करिए, कुछ व्यवस्था करिए। ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, इसमें खुद जस्टिस लोकुर ने कहा पचौली साहब हीरेमठ जी को कि जस्टिस तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट छापो, वो सिल्वर गोल्डन जुबली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि उस रिपोर्ट 50 साल पहले जो दवा कही गई थी आज भी वो काम करेगी, तुम्हारे लोगों को मालूम तो है। तो नंबर 1 बात तो आपसे यही कहनी है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी को। यहाँ की संस्था इसीलिए तो यहाँ चेन्नई से लोग आए हैं, बंगलोर से आए हैं, बम्बई से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, बंगाल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, करीब करीब पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अच्छी तादाद में यहाँ मौजूद है। एक तो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, जो लगाए हुए पौधे हैं उन पौधों को बचाने की जरूरत है, और दूसरा अपनी तरह से पहल करिए कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे जम्मू से आए हुए हैं खजूरिया साहब या और लोग हैं, अपने क्षेत्र में, जरूरी नहीं सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नाम ही रखिए, नाम की कोई समस्या नहीं है, काम की समस्या है। एक छोटा मंच बनाइए, 5 लोगों का, 11 लोगों का, 21 लोगों का, अपने आप काम आगे बढ़े। मुझे बहुत गर्व है कि आज से 50 साल पहले इस सम्मेलन का मैं एक विद्यार्थी प्रतिनिधि था, जिस मंच से मैं काफ़ी दूर बैठा रहा, उस मंच पर आने का मौका मिला। इसके लिए मैं सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के नेतृत्व का आभारी हूँ। मुझे इससे ज़्यादा बड़ी गर्व की बात ये लगती है कि इस तनाव और आतंक के मौके पर भी आप सब अपना समय लेकर के यहाँ आए हैं, 2 दिन रहेंगे, इससे बड़ी आशा बनती है। संकट तो है, इस संकट को पार करने वाले कई लोग यहाँ मौजूद हैं, और जब हम सब साथ रहेंगे तो बड़े से बड़े सवाल सुलझाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर आनंद कुमार जब अपनी बात को कहते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, और उस समय कोई व्यवधान बनिए तो निसंदेह जो है लोगों के गुस्से का आपको शिकार होना होगा, ये बीच में क्यों रोक रहे हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, और उसके लिए पहले ही प्रोफेसर आनंद कुमार जी से निवेदन कर दिया गया था कि आपकी बात सुनने के बाद हमारे जो साथी दूर दराज और कोने कोने से आए हैं और अपने अपने तरीके से निरंतर संघर्षशील हैं, उनको अपनी बात कहने के लिए अवसर मिले। तो इसीलिए ये समय जो है करीब 30 से 35 मिनट का समय है, जिसमें आप अपनी बात को कहेंगे। माइक को हम वहाँ भी भेज देंगे और अपनी बात को, लेकिन बहुत संक्षिप्त बातें होनी चाहिए, पॉइंटेड हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो या अपनी बात हो, बहुत पॉइंटेड हो। एक तो ये निवेदन है। दूसरा ये निवेदन जो हमारे आनंद भाई ने भी आपसे किया है, एक रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है कि उसमें कम से कम रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि हमारे इतने साथी सम्मेलन में, इस स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने आए। 200 रुपया इसलिए रखा गया कि उससे एक आपको लगेगा कि हाँ वी आर द पार्ट ऑफ दिस, इसीलिए रजिस्ट्रेशन। उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो सारा कुछ उसमें है जो आपके पढ़ने के लिए है। CFD के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सब सारे हैं, बहुत सारे मटेरियल हम अभी नहीं दे पाए। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने भी ये सूचना, पहले भी सूचना दी थी कि CFD का वेबसाइट भी बन गया है,
और वेबसाइट पे जो है लगातार जो मटेरियल पहले के हैं, चाहे जस्टिस तारकुंडे की रिपोर्ट या तमाम MC छागला के पूरे 12 अक्टूबर जो 1975 में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण अहमदाबाद में दिया, वो भाषण की प्रति आपके थैले में हमने डाल दी है। वो पूरी उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या मटेरियल है, तो उसको भी हमने डाल रखी है, उस हिस्टोरिकल जो है स्पीच को। तो एक निवेदन फिर है कि कम से कम आप जो है रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि उसमें मटेरियल्स भी हैं और सारी जो है चीज़ें लेंगे। अब मैं मंच को आपके लिए जो है खोलता हूँ और आदरणीय अध्यक्ष जी और मित्रों, मेरा नाम चंदन पाल है, जो सर्वसेवासन का नाम प्रोफेसर अनंत कुमार जी ने लिया है अध्यक्ष से। और पहले ही हम सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी को बहुत बहुत शुक्रिया वादा करते हैं, इसलिए कि सर्वसेवा संघ जिस आंदोलन लेकर बनारस में अपना भूमिका पालन की, उसमें हीरामठ जी हो, प्रोफेसर आनंद कुमार जी हो, शशि शेखर जी हो, या कई तमाम जो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी में जुड़े हुए नेतृत्व दे रहे हैं, इन लोगों का भूमिका बहुत ही हम लोगों का ताकत मिली है। इसलिए हम उन लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ सर्वसेवा संघ वी एक्सटेंड ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू द CM। काफी बात अब तक इनागुरल सेशन में जो बात हुई है और प्रोफेसर अनंत कुमार जी जो रखे हैं, कल हम हैदराबाद में थे, कल भूदान का 75 साल गिरा है, डायमंड जुबली या उस हिसाब से वहां था, और आज स्वर्ण जयंती पालन करना है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका हम जरूर करेंगे, लेकिन हमें कुछ खास मुद्दे पर जाना चाहता है लंबा ना करके। एक तो है कि आज डेमोक्रेसी के नाम पर जो अनहेल्दी जो ट्रेंड चला है, इसके बारे में सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के द्वारा केवल नहीं, आम जनता के बीच में और जो संस्थाएं इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनको भी शामिल करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। केवल सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है इतना नहीं, नए नए कई समस्या हमारे सामने आ रहे हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें एक कम्युनल टेंशंस को जानबूझकर फैलाया जा रहा है, जो आज पार्टी इन पावर सेंट्रली जो है, वो लोग जानबूझकर इसको फैलाया जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों का बहुत सजग रहना चाहिए। आज प्राइस राइट्स कहाँ पहुंचे हैं, कॉर्पोरेट के हाथ में जो सारे जायदाद दिया जा रहा है। कल हमने वहां भी कहा था, तो इसके बारे में भी हम लोगों को सजग होना चाहिए। सिटीजन्स राइट्स को कहीं ना कहीं खतरे में डाला जा रहा है। UAPA के नाम से कोई आज जो बात कर रहे हैं, कल उनको कहीं भी डाल सकते हैं, कल उनको जेल में भर सकते हैं। तो इसके लिए सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के नाम से भी जो विभाजन पैदा किया जा रहा है, ये हमारे लिए अलग एक काम भी हो सकता है। फ्री इलेक्शन, फ्री प्रेस के लिए सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का भूमिका आप लोगों को इस बारे में गंभीरता से
चर्चा करना चाहिए। अभी 1-2 दिन पहले राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है और कहते हैं कि हम तो यहाँ पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाते से यहाँ आए हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे इस पर हाथ लगा सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों में लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में ये डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए ये दोनों का ही भूमिका एक दूसरे को मदद होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल एटीट्यूड इस बात से साफ दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम लोग को ये जो चैलेंजेस हैं इसके बारे में भी हमें सजग हो जाना चाहिए। और फॉल्स जो प्रॉमिसेस आज डेमोक्रेसी को पीछे ले जाने के कारण ये भी एक कारण है, ये चैलेंज है फॉल्स डेमोक्रेसी को कैसे हम फॉल्स जो प्रॉमिसेस होता है इससे बचाव कैसे हो सकता है, इस बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। हमने आखिर में जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं, ये जो सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आज चल रहे हैं, इस बारे में 2-3 ओपिनियन हमारे सामने आ रहे हैं। एक है कि प्रेसिडेंशियल रूल हो जाए, दूसरा है टू कंटिन्यू प्रेजेंट सिस्टम विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, और तीसरा है जो गांधी जी का पंचायत राज सिस्टम। ये तीनों में अभी मुझे लगता है कि जो तीसरा है इस बारे में हम लोग को गंभीरता से सोचना चाहिए और इसको आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर के दृष्टि से करना चाहिए। लेकिन जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको सुधारने के लिए हम लोगों का भूमिका होना चाहिए। इतना बात आपके सामने रखकर हमारा उसके बाद ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा नाम भी शाहिद सलीम है और मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और मैं यूनाइटेड पीस अलायंस नाम से एक संगठन का चेयरमैन हूँ। तो हम एक क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन से आते हैं और पहले तो शुक्रिया कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामी इस तंजीम ने पास में भी कश्मीर के बारे में कई अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से हमसे डेमोक्रेसी छीनी गई, हमसे स्टेट छीनी गई और हमारी रियासत के हिस्से बखरे किए गए और हमें गिला बनता है कि भारत की सिविल सोसाइटी से कि उस तरीके से, उस जोरदार तरीके से हमारे दिलों को, हमारे जख्मों को आप जो है भारत के जो आम शहरी हैं उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। आज भी जिस तरीके से वहां पे हमने इलेक्शन करके एक गवर्नमेंट को तो पावर मिलाया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने ये कहा था कि हम कश्मीर को इंडियनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये उसके उल्टा लगा कि उन्होंने इंडिया को कश्मीराइज किया और इस वक्त पूरे इंडिया को जो है जगह जगह कश्मीर बना दिया गया है। हमने उस वक्त भी भारत के शहरियों को, भारत की सिविल सोसाइटी से ये पुकार के कहा था कि जलते घर को देखने वालों घास का, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, प्रोफेसर आनंद जी और साथी, मैं प्रफुल्ल सामंतराव, लोक शक्ति अभियान
कन्वीनर भी हूँ, उड़ीसा में ज़्यादा बना लोगों के साथ। फिर प्रोफेसर आनंद जी जो बात रखी उसका तो स्वागत है, और हीरामन जी जो बात कही और न्यूक्लियर इमरजेंसी अभी हमारे पास चुनौती है, और उसके साथ साथ जस्टिस लपुन जी ने एक सजेशन दिया कि जैसे जयप्रकाश जी ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पीपुल्स कमेटी बनाने के लिए उनका जो कोशिश था, तो सब लेकर ठीक हम अभी सोचेंगे, मगर ये जो फासिज्म है, अभी फासिस्ट शक्ति सत्ता में है, ये ठीक है, मगर आप 2090 से 1990 से लेकर आज तक इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन ट्रांसफर। अभी राजनीति का जो बदलाव आता रहा है, अभी भारतीय राजनीति कॉर्पोरेट के नियंत्रण में है। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, और संविधान में जो प्रावधान है गणतांत्रिक समाजवाद को कैसे बचाने के साथ साथ उसका कार्यान्वयन किया जाए, तो पहला काम हमारे सामने है कि राजनीति को कॉर्पोरेट नियंत्रण से मुक्त किया जाए। ये कैसा हो? क्योंकि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन इंक्लूडिंग सम लेफ्टिस्ट पार्टीज इन पावर, they also have collusion with corporates। क्योंकि राजनीति ऐसा हो गया है, हमारे के विरोध में, हमारे के विरोध में अभी जो सरकार है उनके ये सब कुछ किया जाता है। संविधान का धज्जियां उड़ा जाता है, कानून का भी धज्जियां उड़ा जाता है, मगर उन लोगों को जब इस कॉर्पोरेट को पूरा प्रमोट किया जाता है, और उसको भी साथ भी जो कम्युनिटी के खिलाफ एक राजनीति दल, हम लोग मिलकर भी काम करते हैं गणतंत्र को बचाने के लिए, तो वे पार्टी भी कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चुनौती क्यों है, मैं बोलता हूं। आम आदमी के बात है, हमारे देश के जहां भी आदिवासी है वहां जंगल है, क्या जंगल है वो प्राकृतिक संसाधन है, और हर दिन ये ग्लोबलाइजेशन के बाद पॉलिटिकल पार्टी इन पावर दे आर एक्सप्लॉइटिंग एंड एक्सप्लोरिंग नेचुरल सोशल एंड गवर्नमेंटल कॉर्पोरेट, और आज और स्तर से हैंडओवर किया जाता है। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर गढ़चिरोली तक आम आदमी जब लड़ते रहता है अपनी जमीन, अपना जंगल, अपना पानी को बचाने के लिए, तो उस पर गोली भी होता है, लाठी भी होता है, जेल भी होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो अभी चलता रहता है। वो सबसे बड़ा चुनौती है कि हम कैसे, हमारी राजनीति कैसे होगी। एक तो फर्स्ट विरोध, अभी तो इमरजेंसी हमको लड़ना पड़ेगा न्यूक्लियर इमरजेंसी के खिलाफ, मगर आगे क्या है, आगे क्या है उसको हमको सोचना होगा। इसी तरह हम राजनीति को कॉर्पोरेट तंबू से लिबरेट किया जाए। दूसरी बात करते हुए एक सजेशन है, अभी जो चुनाव प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आ गया, इलेक्शन कमीशन जो गणतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो मोदी हो जो भी हो सत्ता में उनको हाथ में है, उनको विरोध में करना पड़ेगा। मगर जो चुनाव प्रक्रिया है, वोटिंग प्रोसेस है, जो लोग लड़ते रहते हैं उनको भी वोट मिलता है, मगर वो डिपेंड हो सकता है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन संसद को लाना होगा, ताकि जो माइनॉरिटी हो, वल्नरेबल सेक्शन हो, आदिवासी दलित भी हो, जो लोग लड़ते रहते हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा विधानसभा को, संसद को? मुझे लगता है इस बारे में हमको सोचना होगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। और साथ ही वेरी पॉइंटेड, वेरी ब्रीफ और कोई और साथी? राम जी, पहले वो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि काइंडली बी ब्रीफ, बिकॉज 1:30 में हम आपके लंच के लिए ब्रेक करेंगे, तो फिर इसे आई वांट मोर एंड मोर पीपल शुड स्पीक। और अगर सीएफटी के लिए भी कोई सजेशन है कि सीएफटी को ये करना चाहिए, तो वो भी आप बता देंगे। और एक और निवेदन है कि जो साथी अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, प्लीज गेट इट रजिस्टर्ड। वो रिकॉर्ड के लिए हमारे लिए जरूरी है। धन्यवाद। मेरा प्रोफेसर आनंद जी ने जो कहा है कि राजनीति में गरीब आदमी कैसे आएगा, तो कारपोरेट घराने में तेजी से फल फूल रहे हैं कि वो जंगलों में जो आदिवासियों की संपदा है उसके पूरा अडानी का कब्जा हो रहा है। तो मेरा प्रोफेसर आनंद जी से यह है कि गरीब आदमी राजनीति में कैसे आए और विधानसभा लोकसभा में कैसे पहुंचे। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूँ। अभी वर्तमान में सूचना के अधिकार के ऊपर में जो अंकुशें लगाई जा रही है और उसको जो मिनिमाइज करने की जो साजिश गवर्नमेंट द्वारा रची जा रही है, विशेष रूप से उसको मैं देख रहा हूँ किस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है। और जब मैं प्रधान जर्नलिस्ट से विगत 13 साल में आरटीआई की तरफ उन्मुख हुआ और मैंने अब तक 7,000 से ऊपर आरटीआई फाइल किया है, तो जनता के हक और अधिकार और जनता की ये जो पॉलिसी तथाकथित रूप से बनाई जाती है, उसकी सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा थी। और अब उसका एक टर्न एक लेखक के रूप में मैंने तय किया है कि एक किताब लिखी जाए, लोकतंत्र नहीं धनतंत्र। तो इस विषय को लेके मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में मुझे काफी मशाला मिल गया और मैं पीपुल्स फॉर ये सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी जो संस्था है, जो उसके बारे में मैंने जाना और जितना सिस्टमैटिक तरीके से उसका मिनट्स, उसका प्रेस रिलीज हिंदी और अंग्रेजी में, उसमें एक हिंदी की जो प्रेस रिलीज मिली, मैं समझता हूँ हमारा जो विचार था उससे रामशरण जी का, शायद रामशरण जी नाम है, तो हमारा जो मुझे लगा कि शायद मैं ये तो हमारे विचार को पहले से लिख के रख दिया गया है इस हमारे झोले में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर आनंद कुमार रहे हैं, मैंने उनके साथ वाराणसी में मुलाकात हुई। विशेष रूप से मैं वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने गया था, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने की तो बात छोड़िए, मुझे उसका फॉर्म भी लेने नहीं दिया गया। इस तरह से मैं इसका एक चश्मदीद गवाह हूं कि आज उस इमरजेंसी की तो चर्चा की जाती है, लेकिन वर्तमान जो घोषित आपातकाल है उसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं है। और वास्तव में मैं उसका चश्मदीद गवाह इस रूप में हूं कि किस तरह से मुझे इस लोकतांत्रिक देश में तथाकथित रूप से लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन है उसी को तथाकथित रूप से डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं डेमोक्रेसी दिखी नहीं और इस तरह से मुझे वंचित कर दिया गया। और मोदी जी की पूरी इंटेलिजेंस, मोदी जी का पूरा प्रशासन, मोदी जी की पुलिस व्यवस्था, उन लोगों ने मुझे मेरे ही नहीं मेरे साथ साथ 138 साथियों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। तो इस तरह से मैंने उस अनुभव को, उन सारी चीजों को, उस सारी पीड़ा को मैं उस किताब में लिपिबद्ध करने का मैंने निर्णय किया है। मैं समझता हूँ पूरे देश के जो लोकतंत्र बचाने के जो सेनानी हैं, जो सजग नागरिक हैं और जो विद्वान हैं, उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस लेखन अभियान में आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का सुझाव मुझे अवश्य मिलेगा।
मैं बस इतना कहने के साथ धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ये बोल रहे फिर उसके बाद नाम फिर जाए ये बोल रहे मैं सतीश पीछे मराठा लिखता हूँ और सर्व सेवा संघ की हरियाणा प्रदेश सचिव के रूप में मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं CRT अध्यक्ष जी और प्रोफेसर आनंद कुमार जी और जितने भी सिविल सोसाइटी संगठन हैं, सबसे मेरा ये गुजारिश सुझाव या सवाल कि जब 11 साल से देश पर जो लोग काबिज हैं, 1925 बल्कि 1910 कहना चाहिए, तब से लेकर के 2014 तक अपने निरंतर प्रयासों, अपने निरंतर संघर्ष, अपने निरंतर सक्रियता के बल पर आज वो इस मुकाम पर हैं कि पूरे देश के संविधान को, पूरे देश के लोकतंत्र को उन्होंने बंधन बना करके रख दिया। इसकी चिंता हम आज बैठ करके हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है या मेरी जिज्ञासा सुझाव ये है कि हम नागरिक संगठन प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने कहा कि हम जितने भी नागरिक संगठन है जिसमें CRT और सभी शामिल हैं देश के, जिनको लोकतंत्र के संविधान बचाने की चिंता है, चिंता में आज भागीदार हम सब मिलकर बने हैं। हम हमारे नेतृत्व CRT और जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी संगठन है, नागरिक संगठन है, जो संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए कार्यरत हैं, संघर्षरत हैं, हमने निरंतरता कब आई? हमारे प्रयासों में, हमारे संघर्ष में इन ताकतों को, जिन्होंने देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बंधन बना लिया है, तो रात और दिन की हमारी चैन 140 करोड़ जनता चैन गवा चुकी है, अपने रातों की नींद गवा चुकी है। उसके खिलाफ हमारी संघर्ष, आंदोलन, हमारे प्रयास, हमारे आह्वान और कार्यक्रमों में कब निरंतरता आएगी, कब रुझान बनाएगा, जिससे कि हम उसी निरंतरता, उसी सक्रियता से इनका जवाब लेकर के देश के संविधान, लोकतंत्र और जनता की गिरबान को छुड़ा सकें। इस पर हम आज और कल 2 दिन का सत्र, इस पर भी हम चिंता करें, इस पर भी कोई ना कोई निर्णय लेकर के कहें कि कम से कम हमारे संगठनों के केंद्रीय नेतृत्व को तो रात दिन काम करना होगा, रात दिन आह्वान करना होगा, तब जाकर के प्रोफेसर आनंद कुमार ने बड़ा अच्छा कहा, हमारे पास साधन नहीं है, संगठनों के पास साधन नहीं है, सीट के शामिल और दूसरे शामिल है, लेकिन साधन कौन पैदा करेगा? मैं पुलिस का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि फरिश्ते तो आएंगे नहीं जब 545 गुंडों को सीटों से उतारेंगे। साधन कौन पैदा करेगा? हम ही लोग करेंगे। ज्यादा बात बड़ी हो जाएगी, इस बात पे हम प्रश्न विचार करें। और ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि वैसा ही चुनौती हम पेश करें जैसी चुनौती 11 साल से हमारे सामने है, और वो निरंतरता के बिना, रात दिन काम किए बिना, रात दिन जनता का आह्वान किए बिना पूरी नहीं हो सकती, या इनका मुकाबला करके इनको देश और संविधान को बचाएं। धन्यवाद। रामचंद्र भाई, एक पाटिल साहब है, उनको जाना है, कर्नाटक से आए हैं, तो मैं भी पाटिल साहब से निवेदन करता हूँ, प्लीज जाइए। पाटिल साहब, कर्नाटक में विधायक हैं, कर्नाटक में कमेटीज के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आप अपनी बात धन्यवाद आपको। आनंद जी का जो वास्तविक भाषण उन्होंने अपने सामने रखा, उस पर चर्चा होना चाहिए। ऐसे तो भाषण करने में 2 दिन से ज्यादा लगेगा। सुझाव क्या है? प्रेसिडेंट्स ऑफ फोरम का सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, किधर जा सकते हैं, इसके बारे में सुझाव है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सोच है। अभी जनतंत्र का जो सवाल है, जब तक पार्टी में जनतंत्र नहीं है तो जनतंत्र की पार्टी नहीं हो सकती।
नहीं ला सकते। सारे पार्टी में किसी पार्टी में भी नजर नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी वहीं पर सारे खतरे हैं। और कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में भी हमने सुना, आप है ना, आप आइए कर्नाटक का कितने कॉर्पोरेट हाउसेस है असेंबली में हिरेमठ जी हम बैठे हैं, वहाँ पूरे देश के एमएलए में कौन अमीर आदमी है। तो एक रिपोर्ट आया था हिंदू में, उसमें कर्नाटक के 4 है 10 में, टोटल 10 लोगों का नाम है, तो कर्नाटक के 4। तो एक आदमी भी कॉर्पोरेट हाउस बन रहा है। अकेले कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर बदनाम मत करो, हमारे पास भी कॉर्पोरेट हाउस है। तो मेरा संकट ये है कि बहुत सारा हम मिलते हैं, बात करते हैं, वही फेसेस से नया लोग नहीं आ रहे, इससे निराश नहीं होंगे, लेकिन लड़ने के लिए सब मिलके लड़ना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी हम भागीदारी लिए, और क्या अन्याय के खिलाफ हम भागीदारी लेते हैं, जहाँ जहाँ भी लेते हैं हम लड़ते हैं। इतना बड़ा देश है, इतना साधन जुटा के हम बार बार दिल्ली आ नहीं सकते और मीटिंग में जा नहीं सकते। और आप 200 रुपये रहिए, कुछ भी नहीं होता, एक तो क्या भी नहीं होता। तो मेरा सोच है कि एजेंडा ले लीजिए, एक एजेंडा प्रायोरिटी ले। अभी चुनाव सुधार की कोई बात आ गया, मैं 10 बार एमएलए लड़ चुका हूँ, फिर 4 बार जीता हूँ, अभी आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए पैसा नहीं। पैसा आपको रिपोर्ट कम है, 100 करोड़ रुपए खर्चा किया असेंबली में, 100 करोड़ रुपए। तो हमारे मित्र जो है मध्य प्रदेश से आए निसार का, उसका जवाब है कि गरीबों को पैसा इलेक्शन में जोड़ना चाहिए। पंचायत में भी गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता, डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और लोगों को भी बदनाम हम कर रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, सिखाए तो हम भी लोग सिखाए ना, हमें लोग तो सिखाए उनको। पहला पैसे के आदि नहीं थे, सारे पार्टी से तो ले रहे पैसे। नॉर्थ ईस्ट में तो मैं सुन के बहुत दंग हो गया, बहुत बदतर है वहाँ पर, छोटे छोटे स्टेट है, उसको एक एमएलए इधर गए तो उनका मेजॉरिटी होता है, एक एमएलए उधर गए तो उसका मेजॉरिटी होता है, पैसे का खेल है। चुनाव में मैं सुना हूँ नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ का एमएलए 30,000 का एक एमएलए की कर्मचारी है, लेकिन खर्चा करते हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। वहाँ ऐसी हालत है। तो मेरा इतना ही आपको रिक्वेस्ट है कि एक एजेंडा वाइज हमको पैसा छेड़ना चाहिए इसके खिलाफ में। चुनाव सुधार तो होना ही है, अगर चुनाव सुधार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको कुछ कार्यक्रम देना चाहिए। और भी बहुत सारे विषय, तो इतना ही कहता हूँ कि जो जनतंत्र समाज की जो निर्माण के लिए हमने आप लोग जमा हो गए, फिर आगे जाना चाहिए। मैं एक सूचना दे दूं, इलेक्शन रिफॉर्म जो है सीएफटी का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। जयप्रकाश जी और फिर जस्टिस कारकुंडे के दिनों से उनके रिपोर्ट में पुराने हैं, यहाँ भी कमेटियां बनी हुई हैं, और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में भी सीएफटी के साथ मिल करके इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए काम करने का निर्णय लिया है। तो उसमें तो हम बिल्कुल बहुत गंभीर हैं। और अगला सत्र जो है, आज एक सत्र है जिसमें हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं एस.वाई. कुरैशी साहब भी आ रहे हैं, प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब को भी आना था, उनकी बहुत तबीयत अचानक खराब हो गई है। अगर संभव होगा तो प्रोजेक्टर के थ्रू हम उनका जो एडीआर के ट्रस्टी हैं और लगातार आप जानते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी काम कर रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स और तमाम रिफॉर्म्स के लिए, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो पाटिल साहब इलेक्शन रिफॉर्म में तो बहुत गंभीर हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। Due to your control, nonetheless, we
रक्षा के लिए। आपने पहले भी किया, अभी भी लगातार लड़ाई कर, लेकिन पूरे देश में और खासतौर से बनारस के जो हालात हैं, बाहर तो कहीं भी किसी कोने में लोग रहे ही नहीं। जो मित्र कह रहे थे कि जो लोग वहां मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे उनको फार्म ही नहीं भरने दिया। अब इससे बड़ा लोकतंत्र का क्या हनन हो सकता है? जो हमारे मौलिक अधिकार है कि हम कम से कम जीते या हारे, हमको 5 वोट मिले या 50,000 वोट मिले, लेकिन आप मुझे कम से कम फार्म तो भरने देंगे। लेकिन फार्म भी भरने नहीं दिया। जो उनके समर्थक पहले ही कह दिया कि आप अपने समर्थक ले आइए, वोटर आईडी कार्ड दीजिए। जिन लोगों ने दिया पुलिस पहले ही उनके घर पहुंच गई, भाई आप कौन का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से टार्चर किया कि लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। यदि फार्म तो नहीं ही दिया, लेकिन जो लोग 1-2 लोग हिम्मत किए, उनके समर्थकों को उन्होंने इतना टार्चर किया कि उन्होंने किया ही नहीं। दूसरा मुद्दा है जिसकी आनंद जी ने चर्चा किया, सबसेवा संघ जो जयप्रकाश नारायण जो भावे ने बनाया था, 1960 को उस जमीन को खरीदा था, बाकायदे उस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी, राष्ट्रपति और रेल मंत्री के आदेश से वो जमीन ली गई थी। लेकिन इस सरकार ने जो नेशनल जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो नैतिक और ईमानदार सरकार को कहती है, इसने बिना उस कानून की परवाह किए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बने हुए उन सारे बिल्डिंगों को गिरा दिया। जबकि वहां रहने वाले मेरे ख्याल से देश का कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं था जो वहां नहीं रहा, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, विनोबा भावे हो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जगदीश जी हो, ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो वहां रहे थे, जो उन्होंने उसको बनाने में भूमिका निर्वाह की। और वहां एक बहुत बड़ा सेंटर था, लाइब्रेरी थी जो गांधी विद्या संस्थान करके था, उसको भी ताला तोड़ करके, जबकि उसका मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, कहा भी गया कि कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उनको कोर्ट की परवाह नहीं है। वहां का कमिश्नर कहता है भाई वो हम सब कर लेंगे, आप उसकी चिंता छोड़िए। ये चुनाव की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। और अंतिम बात कहते हुए मैं थोड़ा कुछ बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का आप सब लोग जानते हैं, बनारस का तो हर आदमी जानता है कि चुनाव से पहले ही ईवीएम को पूरा गाड़ी में नीचे छिपा के ले जा रहे थे। जब सभा के लोगों ने पकड़ा और कहा कि इसमें ईवीएम का नहीं, इसलिए तो पूरा है। जब वो पूरा हटाया गया तो मालूम हुआ पूरा नीचे जो है वो ईवीएम भरा हुआ है। जब पूछा जाता है कि वो गलती से आ गया है, ऐसा कुछ इरादा नहीं था। अरे भाई ईवीएम जो है वो पूरी गाड़ी में कैसे है? तीसरा सवाल मित्रों, कि जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा था, जब वो मतगणना हो रही थी, मतगणना के 5 राउंड से आप सब लोगों को ध्यान होगा 5 राउंड तक घोषणा हुई, और उसमें लगातार 5 राउंड तक हारते रहे प्रधानमंत्री। लेकिन अचानक 5वें राउंड के बाद उसको रोक दिया गया और कहा कि गणना होगी। वहां के डीएम ने अपने विड्रा किया, वहां के कमिश्नर और जो यहाँ चुनाव आयोग के कमिश्नर थे उनको मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को आगे किया। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। मैं आज भी यहाँ दावे से कह रहा हूँ, कोई भी एजेंसी दुनिया की अगर उन सारे जो वोट पड़े हैं, सारे जो ईवीएम हैं, अगर उसको खोल कर देखा जाए, उसकी गणना हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर आज भी हारे हुए हैं। लेकिन जनता की निगाह में, प्रशासन की निगाह में प्रधानमंत्री जीते हुए हैं और 1.5 लाख वोटों से जिताए गए। अब तो आपके हमारे चुनाव वोट देने का भी कोई अर्थ नहीं है। जो जितना जब चाहेगा तो वोट ले लेगा, इसलिए हमारे वोट देने का कोई अर्थ नहीं है। आप ये भी जानते हो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बहुत लंबे उदाहरण है, किसको कहें कि गाजीपुर में 90,000 लोगों के खासकर मुस्लिम वोट काट दिए गए, तो उनको मालूम था कि वो वोट नहीं देंगे, इसलिए काट दिए गए। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके वोटर्स तो अलग अलग है, लेकिन पिता के सबके नाम एक ही है, राम कुमार या कोई ऐसे नाम होंगे। 30, 40, 25, 30, 20 लोगों के नाम जो है पिता के नाम एक ही है। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है जो भी है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं करने, आप दूसरा ले आए, आपका गलत है। तो मित्रों, ये जो सीधे तौर पर लोकतंत्र का हरण है, इसको
उसको कैसे किया जाए, कैसे इससे लड़ा जाए। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इस सरकार का सिर्फ नाफरमानी के अलावा, जेल भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये एकदम हर दर्जे की क्या कहें उस पर ये उतारू है। तो हर तरह से लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि केवल और केवल वही इस देश में रहे। इसके खिलाफ हम सब लोगों को, जितनी भी हम लोगों की जिंदगी है या जो भी नए लोग आ सकते हैं, उन सबके साथ हमको हिंदुस्तान की जेलों का भरने का तय ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों से भी ये आदत आई है। आप सबने सुना। धन्यवाद। एक सूचना दे दें, सर्व सेवा संघ के विषय में रामचंद्र भाई ने आपको सूचना दी है और किस प्रकार से गांधी के और जयप्रकाश और विनोबा के उसको ध्वस्त किया गया, उस संबंध में सीएफटी ने एक कमेटी बनाई थी। 3 मेंबर्स कमेटी बनी थी कि उसके जांच के लिए, और सर्वोदय जगत में वो रिपोर्ट जो है, जो संक्षिप्त रिपोर्ट थी, वो छपी है कि किस प्रकार से जो है सरकार ने रेलवे के साथ वहाँ के स्थानीय कमिश्नर ने मिल करके साजिशन उस जमीन को जो बजावता जो है उन्होंने खरीदी थी रेलवे से, इनके 3 ड्राफ्ट हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और ये जो बुलडोजर की बात आप जानते हैं, वहां भी बुलडोजर से लगभग 12 एकड़ जमीन को ध्वस्त करके पुलिस बल से कब्जा कर लिया है। लड़ाई जारी है, तो वो रिपोर्ट भी हम लोगों ने निकाली है। एक अंतिम साथी अगर चाहेंगे लंच के एक हाथ, बस 1-2 मिनट ओनली, ताकि फिर लंच आपका इंतजार क्या अंतिम कौन आप आइए, आप एक साथ इधर जाइए प्लीज। अरे और महिला साथी बोलना चाहते हैं, वो उसके बाद देखिए 1 मिनट पर भी बात करेंगे, 1 मिनट बस, 1 मिनट में करने के लिए बात करें, क्योंकि लंच तैयार है। आप करेंगे 1 मिनट मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। महिला होने के नाते पहले तो अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं, और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं का 50% आबादी का है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ, बाकी सारे लोगों को बहुत है, तो क्योंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र बाबा साहब ने संविधान मेरा नाम पुष्पा विवेक है।
लोकतंत्र की बात करते हैं। रोजगार तक तो PhD डिग्री लेके बच्चे मारे मारे रहे हैं, उनके रोजगार कहाँ है? हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमें लोकतंत्र बचाना है तो हमें संविधान की बात करनी पड़ेगी। संविधान को बचाना होगा और संविधान के लिए हमें लड़ना होगा। सड़कों में आइए, महिलाओं को जागरूक करिए, क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन में 75% महिलाएं होती थी। महिलाएं अपने हिसाब से नहीं करती। अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है। अगर संविधान सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य सुरक्षित है, तो हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है। आज की सरकार विकास सरकार है, इसका जितना भी संघर्ष होगा, तो हमें संविधान बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है सभी। देखिए, एक तो निवेदन ये है कि अगर चाहते हैं लड़ाई और मजबूत हो तो CFD के मेंबर भी तो बने। एक एनुअल मेंबरशिप जो है वहाँ आप सबके पास फॉर्म है, बैंक में वहाँ भी फॉर्म है। 100 रुपए देकर के आप साल भर के लिए CFD के मेंबर बने और सब मिलकर के संघर्ष में शामिल हो। ठीक, एक मिनट की बात करें। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है और हरियाणा नवोदय मंडल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा कर रही है। साथियों, जितना भी अभी तक जो विचार विमर्श सुना है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री को खतरा पैदा हो गया है और ये खतरा जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। इतना गहरा हो गया है क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है ये इस चीज का सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में चुनाव आयोग द्वारा जो पुलिस के अधिकारी, जो देखभाल करने के लिए अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं, वो जो खर्चा करते हैं, जो राजनीतिक आदमी चंदा लेकर कॉर्पोरेट घराने से चंदा लेकर इलेक्शन में का पैसा, तो बकवासबाजी का पैसा जो है वो शराब पर और जो है लोगों को खरीदने का काम करते हैं, उसकी तरफ कोई भी जो है वो देखभाल नहीं होगी। हमने इसके लिए डेमोक्रेसी की बचानी है तो अपने चुनाव आयोग को मजबूत बनाना है और ऐसा बनाना है वो निष्पक्ष रहे। मेरा ये सुझाव है कि इसके अतिरिक्त ये जो अभी एक साथी का नाम था, प्रजातंत्र में जनतंत्र बनता जा रहा है, तो ये जनतंत्र जब तक रहेगा लोगों को खरीदा जा रहा है वोट के लिए। यहाँ गुलामी को गुलामी जो विदेशों में होती थी, कौन सी गुलामी? जो गुलाम बना कर रखते थे, अब लोगों को ये गुलामी का सामना और करना पड़ेगा देश के अंदर। तो मेरा सुझाव है। दूसरी बात, आज देश को प्रजातंत्र के नाम पर यही एक विश्व का शिरोमणि देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए धर्म पर एक देश के धर्म पर। साथियों, यह देश जो है ये सृष्टि का देश है। तमाम सृष्टि संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी जातीय संप्रदाय हैं, वो इस जमीन से ही पैदा हुए हैं और इस देश को विश्व शिरोमणि बनाने के लिए हमें सभी धर्मों का जो है वो स्वागत करते हुए विश्व का एक ऐसा देश बनाना चाहिए जहाँ तक सभी धर्मों के लोग प्यार, प्रेम और शांति से रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये संदेश बहुत जरूरी था, सभी धर्मों को मिलकर रहना है। और एक सूचना है, इस वर्ष जो समाजवादी आंदोलन के लिए 90 साल पूरे हुए हैं, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी थी, जिसमें आजाद नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली और तमाम लोग थे, अरुणा अशरफ अली और बहुत सारे लोग थे। उनके 90 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्हें 16-17 मई को 2025 इसी साल मई के महीने अगले महीने एक आंदोलन के 90 साल को समाजवादी एकता सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है। तो जो साथी वहां आना चाहेंगे वो उन्हें उनका स्वागत है। धन्यवाद।
अब ये सत्र समाप्त